So, good evening, bachcho. Once again, today in this video we will discuss about the chapter called force. जो आपके सेकंड चैप्टर है फोर्स, तो उसके बारे में आज डिस्कशन होगी. तो आई विल राइट हेयर फोर्स. राइट, यहाँ से डिस्कशन ये चैप्टर का शुरू हो गया है और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट आई विल कीप अपलोडिंग वीडियो एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. तो पहले फोर्स के बारे में बात करते हैं. तो फोर्स होता क्या है? सपोज जैसे हम अगर फोर्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत लोग आंसर देते हैं कि जैसे आपने किसी चीज़ पे धक्का लगाया और किसी चीज़ को खींचा, तो एक तरह से ये कॉन्सेप्ट सही भी होता है. जैसे मान लीजिए एक पर्सन है यहाँ पे, देयर इज ए पर्सन हु इज पुशिंग ए टेबल. ये टेबल है, टेबल को वो पुश कर रहा है, ये टेबल को पुश कर रहा है, वो ये पर्सन टेबल को पुश कर रहा है. तो आई विल से दैट दिस पर्सन इज अप्लाइंग ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो ये पर्सन फोर्स लगा रहा है. ठीक है, ओके. चाहे ये पर्सन अगर ये सपोज आई से दिस पर्सन इज पुलिंग दिस टेबल, देन ऑल्सो आई से दिस पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स. मतलब आप एक तरह से समझ सकते हैं यहाँ के एग्जाम्पल से, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, जैसे फोर्स जब भी लगता है तो वो क्या करता है कि उस बॉडी की, उस पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन और शेप को चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है. चाहे मैं बोलूँ कि अगर मान लो एक लड्डू है, दिस इज ए लड्डू और रसगुल्ला और वट एवर यू से, और रोटी का वो गोल वाला गोल वो नहीं होता है रोटी बनाने से पहले, चपातीस बनाने से पहले. सो व्हेन आई प्रेस दिस लाइक दैट, व्हेन दिस लड्डू और is press like this like that, it will assume a shape like that. मतलब फोर्स ने शेप चेंज कर दिया. ठीक है, तो हम यहाँ से सीखते हैं कि कोई भी बॉडी है जिसका पोजीशन चाहे शेप चेंज हो जाता है तो उस बॉडी में हम कहेंगे कि फोर्स लग रहा है. लेकिन सपोज the same person, if the same person pushes a wall, ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, अगर ये सेम पर्सन इस वॉल को पुश करता है तो आप ज़्यादातर देखते हैं कि वॉल तो पीछे आगे जाता नहीं है. तो क्या इस कॉन्सेप्ट में हम कहेंगे कि पर्सन ने फोर्स नहीं लगाया? क्या नहीं, फोर्स लगाया लेकिन वॉल का पोजीशन चेंज नहीं किया. तो फोर्स का जो यूजुअल और करेक्ट डेफिनेशन होगा, a push or pull on a body which changes or try to change. क्या क्या चेंज कर सकता है? फर्स्ट, द पोजीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी भी तो चेंज कर सकता है ना. जैसे मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे है, सपोज दिस बॉडी इज एट रेस्ट, तो इस पर मैंने फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ गया. चाहे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और आई कैन से और स्टेट ऑफ द बॉडी, ये ज़्यादा प्रिसाइज टर्म होगा ये लिखने का. सी में वो क्या चेंज कर सकता है? द शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी. मतलब ये सारे चीजें फोर्स कर सकता है चेंज. राइट, पोजीशन, वेलोसिटी और स्टेट और शेप ऑफ द बॉडी फोर्स कर सकता है. तो मैं फोर्स का जो यूजुअल डेफिनेशन है, पुश और पुल ऑन ए बॉडी विच चेंजेज और ट्राई टू चेंज. यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू चेंज. मतलब कोई बॉडी में ऐसा नहीं है कि फोर्स आपने लगाया और वो बॉडी चलने लगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. लेकिन उस समय भी हम कहेंगे वी हैव अप्लाइड फोर्स. समझे? तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा. तो इट इज फोर्स. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ. जैसे फोर्स के डिस्कशन के बाद हम डिस्कशन करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में. जैसे मैं आपको बताता हूं
टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स कितने तरीके से होता है, तो उसमें पहला टाइप होता है, द फर्स्ट टाइप इज, पहला टाइप होता है, अगर मैं फोर्स को क्लासिफाइड करूं ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, एक तो कांटेक्ट फोर्स है, एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, जैसे जिस फोर्स में कांटेक्ट लग रहा है, उसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जिस फोर्स में कोई कांटेक्ट नहीं लग रहा है उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे आप पूछोगे सर कि कांटेक्ट फोर्सेस के क्या क्या एग्जांपल है, तो मैं बताऊंगा, सपोज देयर इज ए बॉडी एंड यू हैव पुश्ड इट, आपने कोई बॉडी का फोर्स लगाया और इस बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो इसमें तो आपने कांटेक्ट दिया ना जी। लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वैसे फोर्सेस होते हैं, जैसे देयर इज ए मैग्नेट, दिस इज ए मैग्नेट, और दिस इज ए आयरन नेल, यहाँ पे आयरन नेल भी बना दो, ये आयरन नेल है, ठीक है। मैग्नेट के सामने रखने से, विदाउट टचिंग इवन इट, मैग्नेट अट्रैक्ट दिस आयरन नेल, ठीक है। ये जो पेक्यूलियर एग्जांपल है जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है, चाहे आप कॉम्ब कर लीजिए, और उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका ये कॉम्ब है, दिस इज योर कॉम्ब, ये कॉम्ब है आपका मान लीजिए, और यहाँ पे आपका बिट्स ऑफ पेपर है, ऐसे बिट्स ऑफ पेपर है, तो कॉम्ब आपके कॉम्ब करने के बाद ये बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये विदाउट कॉन्टेक्टिंग इवन द टू बॉडीज, the force arises, due to that these forces are named as non contact force। तो contact forces में जो सबसे पहला एग्जांपल होता है हमारा, जिसके बारे में हम आगे चल के आपको ब्रीफ में डिस्कशन देंगे, सबसे पहला एग्जांपल होता है वो होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, ठीक है। जो दूसरा है वो होता है टेंशन। टेंशन इन स्प्रिंग और टेंशन इन स्ट्रिंग, बेसिकली स्ट्रिंग के बारे में, रस्सी में कितना टेंशन हुआ, ये भी आप जैसे मान लीजिए, हम इसके बारे में बताएंगे अभी। तीसरा जो एग्जांपल होता है आपका नॉर्मल टेंशन, उसके बाद होता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन, और चौथा आपका एक होता है स्प्रिंग फोर्स, राइट। इसमें आपको फ्रिक्शन के बारे में आपको इस 9th क्लास में आपको पढ़ना है, और थोड़ा बहुत नॉर्मल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, और टेंशन और स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में आप क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ भी आपको एक इंट्रोडक्टरी आइडिया तो जरूर मैं दूंगा स्प्रिंग फोर्सेस और टेंशन के बारे में, ठीक है। और जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो होता है फोर्स इनसाइड ए न्यूक्लियस, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। फोर्स इनसाइड अ न्यूक्लियस। दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस होता है, जैसे पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं, पॉजिटिव अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा जो एग्जांपल होता है आपका वो होता है मैग्नेटिक फोर्स, और चौथा जो एग्जांपल जो सबसे लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप इस लेक्चर में भी आपका एक टॉपिक है, आपका एक चैप्टर है, जहाँ पे आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी, ये पेन मैंने यहाँ से छोड़ा तो ये नीचे ही क्यों गिरता है, वाई दिस बॉडी मैंने समथिंग विल अट्रैक्ट दिस पेन, देन ऑल्सो मीन्स आवर अर्थ, और our earth will attract this body, then only this pen is going down, right ना। तो वो ग्रेविटेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका कैटेगराइजेशन ऑफ फोर्स का, जो आपका नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में होता है। मैं थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में भी अभी आपको क्विकली बता देता हूँ। जैसे नॉर्मल फोर्स है,
जैसे मान लीजिए आपको नॉर्मल फोर्सेस के बारे में आपको जानना है, जैसे कोई भी बॉडी है, सपोज दिस इज ए बॉडी, ये बॉडी है, राइट। तो इस बॉडी ने इस पर्टिकुलर बॉडी ने इस ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे एक फोर्स लगाया अपने वेट के कारण, इस ग्राउंड पे एक फोर्स लगाया इस पर्टिकुलर बॉडी ने अपने वेट के कारण, और उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं वेट ऑफ द बॉडी, फोर्स ड्यू टू वेट। तो उस फोर्स को नाम देते हैं mg। तो ये ग्राउंड भी इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, माने कांटेक्ट फोर्सेस, समझे, एक तरह से ये कांटेक्ट फोर्सेस हो गया, राइट। तो फोर्स ड्यू टू वेट इसने लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि कांटेक्ट फोर्सेस इधर ही लग रहा है, ये ग्राउंड इस पे एक कांटेक्ट फोर्स n लगाया है, और बॉडी ने भी ग्राउंड पे एक कांटेक्ट फोर्स भी लगाया है जिसको कहते हैं n डैश, ठीक है। वो n और ये n दोनों इक्वल ही होते हैं, राइट, ठीक है। तो जब भी दो बॉडीज में कोई भी कांटेक्ट रहे, जैसे ये दो बॉडीज है, दोनों में कांटेक्ट रहे, तो ये बॉडी इस पे अगर n कांटेक्ट फोर्स लगाता है, तो ये भी बॉडी इस पे एक कांटेक्ट फोर्स n लगाता है, तो इसी को कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, माने फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट, राइट, राइट। अब उसके बाद हमारा जैसे एक दूसरा जो फोर्स होता है, आप कहीं भी कैसा भी एग्जांपल हो, आपका ऐसा भी एग्जांपल हो इंक्लाइन प्लेन का, जैसे कोई एक प्लेन इंक्लाइंड है, उस पर एक बॉडी है, तो यहाँ भी इन दोनों बॉडीज पे एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है सरफेस के, राइट, एक कांटेक्ट फोर्सेस लग रहा है। तो कांटेक्ट फोर्सेस आर द फोर्स जिसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पर रहता है दोनों सरफेस के कांटेक्ट पर। सो कांटेक्ट फोर्सेस आर फोर which which act on the body, I can say, normally or perpendicularly to surface of two bodies in contact, right, right। जो टेंशन है, सपोज देयर इज ए स्ट्रिंग, और जो आपने ये रस्सी है, आपका रस्सी है, ये मान लीजिए आपका रस्सी है, रस्सी आप देख लीजिएगा कैसे बनता है। तो रस्सी में आपने एक वेट लटका दिया 5 किलो का, तो रस्सी में एक तरह से खिंचाव आएगा और एक तनाव आएगा, और उसी तनाव या खिंचाव को हम लोग टेंशन से बताते हैं। इसकी भी शेप थोड़ी सी चेंज होगी ना, ये पहले से लूज था, मान लीजिए पहले रस्सी कैसा था, पहले रस्सी ऐसे लूज था, और when the weight is applied on it, then this string became tight, ये string क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में यहाँ एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेंशन फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में, फ्रिक्शन के बारे में आगे चल के और भी डिटेल में आपको बात करेंगे, लेकिन यहाँ इंट्रोडक्टरी एक आइडिया ले लेते हैं। जैसे फ्रिक्शन हो क्या होता है, जैसे कोई भी कार ऐसे चल रहा है, राइट, कोई कार ऐसे चल रहा है, ये कार अगर चल रहा है, सपोज दिस कार इज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी v, तो आप देखेंगे कि देयर इज अ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन रोड एंड कार, ये कार और रोड के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स है जो इस कार के वी कैन से रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इस कार के रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो उसी फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन। इसके बारे में मैं और भी डिटेल में आपको बताऊंगा, जो फ्रिक्शन के बारे में पूरा डिटेल में हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर में है। और स्प्रिंग फोर्सेस है, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, पहले वो स्प्रिंग लूज था, तो उसमें कोई नेचुरल लेंथ में उसके कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे ही आपने उस पर एक वेट रख के इधर खींचा उस स्प्रिंग को, तो ये स्प्रिंग का लेंथ चेंज हो जाता है। चाहे इस वेट को ऐसे आपने दबाया तो इस स्प्रिंग का लेंथ चेंज हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी आप कहेंगे जैसे शेप चेंज हो रहे हैं, चाहे साइज चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप साइज भी लिख लीजिएगा फोर्स के डेफिनेशन में कि shape and size of the bodies also get changed, then we can call this as a force। तो यहाँ पे आप शेप यहाँ पे जैसे हमने लिखा था द शेप, और यहाँ पे कर लो एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो शेप और साइज दोनों चेंज होता है, तो उसको हम लोग फोर्स में लेते हैं, ठीक है। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि फोर्स को कैसे हम बताते हैं,
राइट। अब मैं थोड़ा सा इन फोर्सेस के बारे में चलता हूँ, नॉन कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स वो इनसाइड ए न्यूक्लियस ही होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मान लीजिए दो चार्जेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, जैसे दो चार्जेज हैं, पहला है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू, तो इन दोनों में एक फोर्स अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। चाहे जो लाइक चार्जेज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, जैसे कॉम करके आप बिट्स ऑफ पेपर को देखते हैं तो बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट होता है। और मैग्नेटिक फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेट। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम डिटेल में आपको एक चैप्टर उसमें आपको डिटेलिंग देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू टू मासेस, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने आपको फोर्सेस और टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में आपको बताया है, ठीक है।